हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे और उसमें भी मध्य प्रदेश की नदियों, यहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाएं और विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारत की नदियों की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। इसमें लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां हैं। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी कहलाती है और मालवा की गंगा शिप्रा को कहा जाता है। वर्ष 2009 में सिंध नदी पर बना पुल प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है, जिसकी लंबाई 2500 मीटर या 2.5 किलोमीटर है। अब विश्व में सर्वाधिक नदियां भारत में प्रवाहित होती हैं और भारत में भी सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित होती हैं। अब मध्य प्रदेश के अमरकंटक में 3 किलोमीटर के अंतर में ही 3 नदियां प्रवाहित होती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। अब मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। मध्य प्रदेश की बैनगंगा दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है और उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में चंबल, सोन, केन तथा बेतवा है। एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात है, जो बीहड़ नदी पर बना है। यह रीवा जिले में स्थित है। आगे वाल्मीकि रामायण के बालकांड में सोन नदी को सुभागधी कहा गया है। इसके अलावा महाभारत में कहा गया कि राजा रंतिदेव द्वारा अतिथियों के सत्कार के लिए बलिदान की गई गायों के चर्म से जो खून बहा, उससे ही चरमावती नदी का उद्गम हुआ है। आगे कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में भी चरमावती नदी का उल्लेख है। इन सभी के अलावा बेतवा या वेत्रावती नदी का उल्लेख विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों जैसे वाणभट्ट का कादंबरी और कालिदास का मेघदूत में, इसके अलावा महाकवि केशवदास की रसिक प्रिया में भी इस नदी की महिमा का गान है। यह बुंदेलखंड की जीवन रेखा होने के साथ साथ वहां की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र भी रही है। आगे सूर्य भगवान की पुत्री ताप्ती को माना जाता है। केन नदी का प्राचीन नाम दीर्णावती था और टोंस नदी पुराणों में तमसा नाम से विख्यात थी। तमसा का उल्लेख मार्कंडेय, मत्स्य, वाल्मीकि रामायण, वामन और वायु पुराणों में भी हुआ है। इसके अलावा वैनगंगा का उल्लेख भी महाभारत और अनेकों पुराणों में मिलता है। पुराणों में वैनगंगा को वेवा, वैया तथा दिदी जैसे नामों से जाना जाता है। तो एमपी की नदियों के बारे में ये सारी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस थी। अब विभिन्न नदियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। यह अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में हिरण, शेर, शक्कर, तवा, तिंदौली, चंद्रकेशर, कानर तथा बरना और मान नदी आते हैं। यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और इसका समागम अरब सागर में खंबात की खाड़ी में होता है। दूसरी नदी है चंबल नदी, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। यह इंदौर महू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती और बनास है और इसके तट पर बसे हुए शहर हैं रतलाम, मुरैना, महू और श्योपुर। यह नदी उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना से मिल जाती है। अब अगली नदी है ताप्ती नदी। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। इसकी सहायक नदी पूर्णा है और इसके समीप मुल्ताई और बुरहानपुर शहर मौजूद हैं। यह नदी आगे चलकर अरब सागर के निकट खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां दो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे है सोन नदी, जो 780 किलोमीटर लंबी है। यह भी अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। इसकी सहायक नदी है जोहिला और यह बिहार के दीनापुर पहाड़ी से पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इसके बाद आती है बेतवा नदी, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। यह कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। इसकी सहायक नदियां बीना, धसान और सिंध है। यह हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। अगली नदी है तवा नदी, जिसकी लंबाई 172 किलोमीटर है।
यह पचमढ़ी में महादेव पर्वत से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में देनवा, मालिनी, सुखतवा और काली भीत आते हैं। यह स्वयं नर्मदा की सहायक नदी है। आगे आती है शिप्रा नदी, जो 195 किलोमीटर लंबी है। यह काकरी, बरड़ी, इंदौर से निकलती है। खान नदी इसकी सहायक नदी है और यह स्वयं आगे जाकर चंबल में मिल जाती है। शिप्रा नदी के समीप उज्जैन बसा हुआ है और वहीं खान नदी के समीप इंदौर बसा है। अगली नदी है बैनगंगा, जो 570 किलोमीटर लंबी है। यह सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है। इसकी सहायक नदियां कानन, पैंच और बाघ नदी हैं। यह नदी आगे जाकर गोदावरी में मिल जाती है। बैनगंगा के समीप बालाघाट और सिवनी जिले स्थित हैं। आगे आती है केन नदी, जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर है। यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी सहायक नदियां गुरबे, परवा और सनार हैं। यह आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। आगे है सिंध नदी, जो कि विदिशा के सिरोंज से निकलती है और उत्तर प्रदेश में चंबल नदी में मिल जाती है। आगे है काली सिंध, जो 150 किलोमीटर लंबी है। यह बागली गांव, देवास से निकलती है और राजस्थान में चंबल में मिल जाती है। इसके अलावा गार नदी है, जो लखनादौन, सिवनी से निकलती है और नर्मदा में मिल जाती है। छोटी तवा नदी भी बैतूल से निकलती है। शक्कर नदी अमरवाड़ा से निकलती है, जो छिंदवाड़ा में स्थित है। यह भी नर्मदा में जाकर मिल जाती है। वर्धा, जो बैनगंगा की सहायक नदी है, यह बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है। कुंवारी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है, जो चंबल की सहायक नदी है। आगे पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलती है और यह चंबल में जाकर समाहित हो जाती है। कूनू नदी शिवपुरी के पठार से निकलते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। धसान नदी रायसेन से निकलकर उर और कैथन नदी को साथ लेते हुए बेतवा नदी में मिल जाती है। इसके बाद टोंस या तमसा कैमूर की पहाड़ी सतना से निकलती है, जो गंगा की एक सहायक नदी है। याद रखिएगा, टॉस और सोन नदी दो ही गंगा में जाकर डायरेक्ट मिलती हैं। आगे माही नदी है, जो धार जिले के सरदारपुर से निकलती है और उजास, जिसकी सहायक नदी है, यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब इनके अलावा नदियों के तट पर बसे कुछ शहरों की बात करें तो बेतवा नदी के समीप ओरछा, सांची, विदिशा और गुना स्थित हैं। पार्वती नदी के समीप शाजापुर, आष्टा और राजगढ़ मौजूद हैं। माही नदी के समीप कुक्षी और धार स्थित हैं। आगे सिंध नदी के पास शिवपुरी और दतिया मौजूद हैं। काली नदी के पास बागली, देवास और सोनकच्छ स्थित हैं। रीवा जिला बिछिया नदी के समीप स्थित है। तवा नदी के समीप तवानगर और पचमढ़ी स्थित है। इसके बाद आती है नर्मदा नदी, जिसके समीप अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावार, पुनासा, महेश्वर, जबलपुर, निमाड़, नरसिंहपुर, मंडला, हंडिया, बड़वाह, ओमकारेश्वर, मंडलेश्वर, बड़वानी और झाबुआ नगर स्थित है। अब आगे नदियों में स्थित प्रमुख जलप्रपातों की यदि बात करें तो नर्मदा नदी में जबलपुर के भेड़ा घाट में स्थित धुआंधार जलप्रपात है। अनूपपुर में दुग्धधारा और कपिलधारा वाटरफॉल हैं तथा मंधार जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात ये दोनों ही हंडिया बड़वाह के बीच स्थित हैं। इसके अलावा सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है। आगे एमपी का सबसे बड़ा चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर चचई, सिरमौर, रीवा जिले में स्थित है। इनके अलावा पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट स्थित है। डचेस फॉल जलप्रपात पचमढ़ी में स्थित है और सागर के बीना में राहतगढ़ वाटरफॉल और भालकुंड वाटरफॉल हैं। फिर चंबल नदी में इंदौर के निकट झाड़ी दाहा जलप्रपात और पाताल पानी जलप्रपात स्थित हैं। अब पचमढ़ी में ही डचेस फॉल, रजत फॉल और अप्सरा जलप्रपात तीनों उपस्थित हैं। आगे टॉस नदी में पूर्वा जलप्रपात रीवा के पूर्वा सेमरिया में स्थित है और रीवा के सिरमौर में ही महान केवटी में केवटी जलप्रपात है।
आगे शंकर खो जलप्रपात खिवनी अभ्यारण्य जामनेर में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट थे मध्य प्रदेश में उपस्थित नदियों से संबंधित। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं मध्य प्रदेश की विभिन्न नदी परियोजनाएं या सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो इससे रिलेटेड कुछ तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्वालियर राज्य के तत्कालीन महाराजा ने सन 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। एमपी की पहली नहर 1923 में बालाघाट जिले में बैनगंगा नहर बनाई गई थी। अब रायसेन जिले के भोजपुर में बेतवा नदी पर 1010 से 1053 ईस्वी में परमार राजा भोज के द्वारा बनवाया गया विशाल साइक्लोपियन बांध प्रदेश का सबसे पुराना बांध माना जाता है। आगे 1927 में मुरैना जिले के जौर शहर के पगारा गांव में स्थित पगारा बांध प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का पहला वृहद उदाहरण है। आगे बालाघाट जिले में बैनगंगा नदी पर 1911 में धुती बांध का निर्माण ब्रिटिश सिविल इंजीनियर सर जॉर्ज मॉरिस हैरियट के देखरेख में हुआ था। आगे मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना 1956 में हुई। वर्ष 1953 से 54 में निर्मित चंबल घाटी परियोजना प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। सिंचाई अनुसंधान संचालनालय का गठन वर्ष 1964 में किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जल मौसम विज्ञान संचालनालय की स्थापना 1981 में हुई। अब सिंचाई की बात करें तो वर्तमान में एमपी का लगभग 37% भाग सिंचित है। डिंडौरी जिला न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई कुओं के द्वारा, उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा तथा बालाघाट और सिवनी जैसे पूर्वी जिलों में तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। अब इसमें ही नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में किया गया था और सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना 1976 में हुई थी। अब एक नज़र में मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की बात कर लें तो पहला चंबल नदी आती है, जिसमें चंबल परियोजना है जो मंदसौर, भिंड और मुरैना को लाभान्वित करती है। यह प्रदेश की पहली परियोजना थी। नर्मदा नदी पर बरगी या रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है जो जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना को लाभ पहुंचाती है। आगे तवा नदी पर तवा परियोजना है जिससे होशंगाबाद जिला लाभान्वित होता है। यह सिंचाई के साथ 13.50 मेगावाट का विद्युत उत्पादन भी करती है। आगे है माता टीला बांध या राजघाट जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आगे है बाणसागर परियोजना जो सोन नदी पर है। यह रीवा, सीधी, सतना और शहडोल को लाभ पहुंचाती है। यह भी एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। आगे है पैंच नदी पर स्थित पैंच परियोजना जो छिंदवाड़ा और बालाघाट के लिए है। यह एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अगली है काली सागर परियोजना जो बाघ की पूरक नदी पर स्थित है। यह भी एमपी और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से लाभ पहुंचाती है। आगे है बावनथड़ी परियोजना जो बावनथड़ी नदी पर ही है। यह बालाघाट को लाभ पहुंचाते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। आगे केन नदी पर है केन परियोजना जो छतरपुर, पन्ना को लाभ पहुंचाती है और यह एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। आगे उर्मिल नदी पर उर्मिल परियोजना है जो छतरपुर में है और एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। वारना नदी पर वारना परियोजना है जो रायसेन जिले में उपस्थित है। हलाली या सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली नदी पर स्थित है जो रायसेन और विदिशा को लाभ पहुंचाती है। आगे भांडेर नहर परियोजना है जो बेतवा नदी पर है। इससे दतिया, ग्वालियर और भिंड को लाभ मिलता है। फिर अपर बैनगंगा या संजय सरोवर परियोजना है जिसे भीमगढ़ बांध भी कहा जाता है। यह बैनगंगा नदी पर है और बालाघाट और सिवनी को लाभ पहुंचाती है। आगे थावर नदी पर थावर परियोजना है जो मंडला में स्थित है। कोलार नदी पर कोलार परियोजना है जो भोपाल और सीहोर के लिए है। सुक्ता नदी पर सुक्ता परियोजना खंडवा में स्थित है। माही नदी पर माही परियोजना धार और झाबुआ को लाभान्वित करती है। यह एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है।
फिर सिंध नदी पर सिंध परियोजना शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड के लिए है। चोरल नदी पर चोरल परियोजना इंदौर के अंतर्गत आती है। यह प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना थी। आगे खरगोन में देजला परियोजना देवड़ा कुंडा नदी पर स्थित है। फिर मान परियोजना धार की मान नदी पर स्थित है। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, जो बहुत बड़े एरिया को लाभ देती है। इसमें मंडला, शहडोल, जबलपुर, रायसेन, छिंदवाड़ा, धार, नरसिंहपुर, सीहोर, खंडवा, होशंगाबाद, रीवा, खरगोन, झाबुआ और सतना आते हैं। फिर बाघ परियोजना बाघ नदी पर है, जो एमपी और महाराष्ट्र की सीमा क्षेत्रों को लाभान्वित करती है। फिर जोबट या हथनी परियोजना है, जो धार में हथनी नदी पर उपस्थित है। इसे ही शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना भी कहा जाता है। अब देखें विभिन्न राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, सागर कोटा बैराज और इनकी नहर प्रणालियां शामिल होती हैं। फिर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के नागपुर के तहत पैंच नदी परियोजना आती है। आगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य ही बाघ परियोजना, काली सागर परियोजना और 52 थड़ी परियोजनाएं हैं। और एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं हैं रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के अंतर्गत राजघाट बाई तट नहर, दतिया बवाह नहर, सिंहपुर, बैराज, केन और उर्मिल जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं एमपी और यूपी के मध्य हैं। अब मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मध्य भी संयुक्त परियोजनाएं हैं कुछ, जैसे उड़ीसा में स्थित ईव परियोजना, मध्य प्रदेश की सपनाई परियोजना, कुरनाला संयुक्त परियोजना, लोअर संयुक्त परियोजना और लोअर कोलाब संयुक्त परियोजना। ये एमपी और उड़ीसा के मध्य हैं। अब इसके अलावा गुजरात में उपस्थित जो सरदार सरोवर बांध है, उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन 4 राज्यों की भागीदारी है। अब इसके अलावा भी केन बेतवा लिंक परियोजना जो है, वह मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली एक परियोजना है। तो ये सारी बातें थी मध्य प्रदेश से संबंधित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं मध्य प्रदेश में उपस्थित मृदा या मिट्टियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में 5 तरह की मृदा पाई जाती हैं। काली मृदा, लाल और पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा और मिश्रित मृदा। सबसे पहले बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो यह मध्य प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्र 47% भाग में पाई जाती है, जो मालवा के पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा की मैकल श्रेणियों में पाई जाती है। इसकी क्षारीय प्रकृति होती है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। इसमें मुख्य रूप से लोहा और चूना होते हैं और इसमें फास्फेट, जैव पदार्थों और नाइट्रोजन आदि की कमी पाई जाती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा के कारण हुआ है। अब यह काली मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला है गहरी काली मिट्टी, जो कि अधिकांशतः नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है और मालवा और सतपुड़ा के कुछ ही भागों में ये देखने मिलती हैं। काली मिट्टी के कुल क्षेत्र का यह लगभग 3.5% है। काली मिट्टी का दूसरा प्रकार है साधारण काली मिट्टी। यह काली मिट्टी के कुल क्षेत्र के लगभग 37% भाग में पाई जाती है, जिसमें मालवा का पठार इसका मुख्य केंद्र है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं होती है। अब तीसरा प्रकार आता है छिछली काली मिट्टी। इसका क्षेत्र सतपुड़ा की मैकल श्रेणी, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी वाला भाग आता है। यह प्रदेश के लगभग 7.1% भाग में पाई जाती है, जो प्रदेश का लगभग 57 लाख एकड़ भू क्षेत्र है। तो ये 3 प्रकार थे काली मिट्टी के। अब मध्य प्रदेश में काली मिट्टी दक्कन ट्रैप और बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों के ऋतु अपक्षय के द्वारा निर्मित हुई है। इसकी जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी सर्वाधिक कपास के लिए उपयुक्त होती है और इसमें गेहूं और सोयाबीन भी अच्छी तरह से उगाए जा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। अब इसका पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण होता है और लाल रंग
लोहे के ऑक्सीकरण से बनता है। इसमें चूने की मात्रा सर्वाधिक है, लेकिन जैव पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 पीएच तक है। यह अम्लीय से क्षारीय होती है, जो कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। यह मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग बघेलखंड में पाई जाती है, जिसमें मंडला, बालाघाट और शहडोल जिले आते हैं। यह मिट्टी एमपी की संपूर्ण मृदा का 37% भाग है। यह गोंडवाना शैल समूह से निर्मित होती है। अब अगली है जलोढ़ मिट्टी। तो यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से होता है। यह मध्य भारत के क्षेत्र में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर आते हैं। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। यह गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें गेहूं और कपास का भी अच्छा उत्पादन होता है। जलोढ़ मिट्टी प्रदेश के लगभग 3% भाग में फैली हुई है। आगे बात करते हैं मिश्रित मिट्टी के बारे में। तो इसमें लाल, पीली, काली तीनों का सम्मिश्रण पाया जाता है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें मुख्यतः मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। अब आगे आती है कछारी मिट्टी, जो बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी है। इसका विस्तार भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर आदि जिलों में है। इसमें गेहूं, गन्ना, कपास आदि फसलें मुख्यतः होती हैं। अब एमपी में मिट्टी से संबंधित कुछ अन्य तथ्य देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी द्वारा होता है। मिट्टी के अपक्षरण को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तेज जलधारा द्वारा मिट्टी को गहरा काटने को अवनालिका अपरदन कहते हैं। और मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन कृषि भूमि के लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो ये सारी बातें थी मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में। अब आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरह की है। तो किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, वायु और आर्द्रता आदि की मात्रा, अवस्था और गति का औसत रूप ही जलवायु कहलाता है। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है। अब जलवायु के आधार पर एमपी को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्तर का मैदान। इसमें बुंदेलखंड, मध्य भारत, रीवा, पन्ना का पठार आदि शामिल होते हैं। यह स्थान समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। दूसरा जलवायु क्षेत्र है मालवा का पठार। यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, मतलब यहाँ पर ना तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। तीसरा जलवायु का क्षेत्र है विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। विंध्य पर्वत का क्षेत्र भी सम जलवायु का क्षेत्र है। इसमें पचमढ़ी और अमरकंटक आदि आते हैं। इसमें अधिक गर्मी नहीं पड़ती और ठंड में भी साधारण ठंड होती है। फोर्थ जलवायु का क्षेत्र है नर्मदा घाटी। यहाँ मानसूनी जलवायु होती है। यहाँ गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में साधारण ठंड होती है। इसके निकट से ही कर्क रेखा गुजरती है। अब एमपी के जलवायु क्षेत्रों में एक और क्षेत्र आता है, जो है बघेलखंड का पठार। इसमें ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में सामान्य ठंड होती है। अब मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने के लिए ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के एकदम मध्य से गुजरती है। अब भारत की तरह ही मध्य प्रदेश में भी सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से ताप और दाब भी बदलते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन आता है। अब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध पर ताप बढ़ जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं। एमपी में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। रीवा, पन्ना के पठार में दक्षिण पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। और एमपी में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर होती है और सबसे कम वर्षा भिंड में 55 सेंटीमीटर है। प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में वर्षा का औसत लगभग 140 सेंटीमीटर है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर तक होती है।
अब प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंज बसौदा में 48.7 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। मध्य प्रदेश का औसत ताप 21 डिग्री सेल्सियस है। सबसे कम तापमान शिवपुरी में पाया जाता है और शीत ऋतु अधिकतम शुष्क होती है। अब मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। तो ये सारी बातें थी मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित। अब आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।